पाकिस्तान में सियासी और सहाफती गठजोड़ से प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है, इसकी एक बड़ी और सादा सी मिसाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को कभी ना मिलने वाली एक्सटेंशन की है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी भी ऐसे शख्स को कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती जो बानी पीटीआई के फैन क्लब का मेंबर ना हो। और अगर बात आए जस्टिस काजी फाइज ईसा की, तो उनसे तो बानी पीटीआई का तब से झगड़ा है जब बतौर वजीर आजम वो फैज हमीद की एक कॉल या एक हुक्म की मार हुआ करते थे। इस बात का एतराफ बानी पीटीआई खुद कर चुके हैं कि उन्हें तो रेफरेंस का कहा गया था और उन्होंने वो रेफरेंस दायर भी कर दिया। चंद माह से तहरीक इंसाफ और उनके चंद सपोर्टर सहाफी मुनज़्ज़म तरीके से एक बयानिया बनाकर मुसलसल फैला रहे हैं कि हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आपस में कोई डील हो चुकी है जिसमें चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ को फिक्स करेंगे और बदले में हुकूमत उन्हें एक्सटेंशन देगी। ये दावा एक जहरीला प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद इंतशार, इनाकी, नफरत का प्रचार और सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस प्रोपेगेंडे की बुनियाद अप्रैल मई की वो खबर थी जिसमें हुकूमत को पेंशन बिल ज्यादा होने पर सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़ दी गई थी। पेंशन की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करनी पड़ती है जो किसी भी हुकूमत के लिए सरदर्द बना हुआ है। हुकूमत को यह तजवीज़ दी गई थी कि दुनिया भर में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद में इजाफा किया जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। हुकूमत पाकिस्तान भी सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाकर पेंशन बिल कम कर सकती है। इस एक खबर को पीटीआई ने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया और एक तीर से दो शिकार करने के लिए बयानिया बनाया कि हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में डील हो चुकी है। पीटीआई का मकसद था कि हुकूमत के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अवाम की नजरों में सियासी और मुफाद परस्त बनाकर गैर मकबूल किया जा सके। ये प्रोपेगेंडा मशीन्स इतनी तेजी से और मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि आम आदमी तक असल खबर पहुंच ही नहीं पाती। हालांकि उसी खबर में यह भी लिखा था कि अप्रैल के आखिर में होने वाली इस मीटिंग में जब रिटायरमेंट की उम्र की हद में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर बहस आई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने हुकूमत को दो टोक बता दिया था कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में किसी किस्म की कोई तोसी नहीं चाहते। और हैरान कुन तौर पर उसी मीटिंग में आइंदा बनने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमत की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का इख्तियार पार्लियामान के पास है। ये वही जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो अक्टूबर में इस मुल्क के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। ये कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिलने की सूरत में जिस जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतासिर होना था वो हुकूमत की इस तजवीज़ से मुत्तफिक थे और जिसको एक्सटेंशन मिलना थी वो काजी फाइज ईसा इनकार कर रहे थे। विफाकी वजीर कानून हो या कोई भी हुकूमत उहदेदार, ये बात बार बार दोहराई जा चुकी है कि हुकूमत ऐसी कोई आईनी तरमीम लाने का सोच भी नहीं रही है जिससे जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिल सके या फिर सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जा सके। लेकिन इस सब के बावजूद फेक न्यूज़ का बाजार गर्म है और इस उसूल पर काम हो रहा है कि भाई झूठ इतना बोलो और इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। ये प्रोपेगेंडा मशीनरीज इतने मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेट करती हैं कि अभी से बयानिया बनाया जा रहा है कि शहबाज हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी कीमत पर भी चीफ जस्टिस बनाना चाहती ही नहीं और उनको रोकने के लिए आईनी तरमीम ला रही है जिसका वाज़ेह मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह के कान भरना है। यह झूठा तासुर कायम किया जा रहा है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को पसंद नहीं करती और तहरीक इंसाफ उन्हें चीफ जस्टिस बनाने के लिए मेहनत कर रही है। अभी गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन लीडर के सवाल पर विफाकी वजीर कानून ने एक बार फिर पूरी कौम को यह बताया है कि इस मुल्क के आइंदा चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। ऐसी कोई आईनी तरमीम सिरे से ज़ेरे गौर है ही नहीं जिससे एक्सटेंशन या सीनियरिटी का कानून बदला जा सके। जो बात अप्रैल में शुरू होकर अप्रैल में ही ख़त्म हो चुकी है उस पर आज तक बात करते रहना कौम को गुमराह करने और जहरीले प्रोपेगेंडे से ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम भी इसी पर बात करेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे, तो देखते रहिए सीधी बात वीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द लाहौर स्टूडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आज़ा सदीक साहब हैं, ऑन द गो हैं, पीटीआई इज़ ऑन व्हील्स,
पीटीआई की दौड़े लगी हुई हैं वैसे। लेकिन आज़ाद सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए और अपनी आवाज़ जो है हम तक पहुंचाने के लिए। परवेज़ संधीला साहब जो है हुकूमती बेंचेस से पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब ज्वाइन करने के लिए। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। आज़ाद सिद्दीकी साहब, मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ। आप ही, जाहिर बात है, आप क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और बड़े दबंग किस्म के लॉयर हैं, कुछ ना कुछ आपने अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए और हम लोगों को भी मसरूफ़ रखने के लिए ना अदालतों में डाला होता है कि कभी कुछ डाल दिया, कभी कोई पिटिशन डाल दी। अच्छी बात है, ये जो आपका एक एनर्जेटिक स्टांस है अपने प्रोफेशन की तरफ, ये बड़ा मैं इसको कदर की निगाह से देखती हूँ सर। तो ज़रा मेरी रहनुमाई फरमाइएगा, ये जो अगले चीफ जस्टिस हैं ये कौन होगा? इसको लेके जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं ना कि नहीं 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 ये जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हुकूमत नहीं बनाना चाहती अगला चीफ जस्टिस, या नहीं 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 काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देना चाहती है। आज़ाद सिद्दीकी साहब, ये आप ही के इतने मोतबर प्रोफेशन से रिलेटेड इतनी झूठी खबरें कौन फैला रहा है सर? नहीं, बड़ा इसका सीधा सा हाल था जी, आपको याद नहीं है? काबिले मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 2.5 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया था द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। बड़ा आसान काम है, ये कौन सा मुश्किल काम है? भाई नोटिफिकेशन जारी करें और बात खत्म करें। ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन क्यों फैलाई जा रही है? चले कोई कोई अफवाह फैला रहा है तो अफवाह साज फैक्ट्री को बंद करने का बड़ा आसान तरीका है और ये आईनी रिक्वायरमेंट है। आइन का आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 बड़ा क्लियर है। सदर पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने कहना है, और ये नहीं कि आज से चीफ जस्टिस हो जाना है। वो लिखा जाएगा जब रिटायरमेंट होगी, डेट लिखी जाएगी फलान डेट को वो चीफ जस्टिस होंगे, सारी बात। लेकिन असल जो बात है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आपने शायद देखा नहीं, नूर आलम के वो प्राइवेट बिल है, शायद आपकी तवज्जो से गुजरे नहीं है, मैंने ट्वीट किए हुए हैं, उनमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। कल वापस ले रहे हैं नहीं ले रहे, लेकिन मैं आपको नई चीज बता देता हूँ। 28 तारीख आ गई है, आप तो पता है आज इजलास नहीं हो सका, तो 28 तारीख को ये अब जजेस की जो तादाद है ना मुकर्रर करने का, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए होता है। उसके लिए 2/3 अक्सरियत जरूरत नहीं है। 2/3 अक्सरियत से जो एजेंडा है वो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। यानी अभी तक तो इस पार्लियामान को मां सिवाय आइन तोड़ने के अलावा इन्होंने किया क्या है वो मैं बता दूंगा कौन कौन से। लेकिन अभी आपके सामने रख दूं, जो अभी तक जितनी नूर आलम में और जो तरामीम जो तजवीज की है प्राइवेट मेंबर के तौर पर, उसको बाकायदा रख लिया डिस्कशन के लिए। उनमें सबसे पहली तो एक है कि चीफ जस्टिस की मियाद जो है वो मुकर्रर मियाद तो जब आ जाए तो 3 साल तक। फिर जजेस की रिटायरमेंट है 65 से 68 साल करना। अब आर्टिकल 3 के तहत सीनियर मोस्ट की बजाय उसको 5 जजेस में 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से कोई एक जज लगा देना, ताकि, और वो नाम भी लिया जा रहा है बाकायदा के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शायद लगाना चाहते हैं। अच्छा। तो ये वो सारी बातें, इसका बड़ा आसान हल है। अच्छा, एक बंदा आए, अगर वो आए जी आज़ाद सिद्दीकी साहब, आपने तमाम जो है वो कानूनी बातें बताई हैं, कानूनी नुक्ते जो पॉइंटर्स आपने बताए हैं, लेकिन सर एक और बात है जो शायद आप मिस कर गए, मैं आपको याद करा देती हूँ। वफाकी वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कल ही, इतना ये र्यूमर फैला हुआ था, कल उन्होंने दोबारा से कहा, वैसे तो उन्होंने ये अप्रैल मई के अंदर उसी वक्त ही कह दिया था जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि अगर एक्सटेंशन हुई भी तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ये बात फैलती रही, तब से अप्रैल मई से लिंगर ऑन करके ये देख लें ये अगस्त सितंबर आ गया है। अभी इसमें वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कल इस बात को दोबारा इंश्योर किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। आपको उनकी जुबान पे एतबार नहीं है क्या? किसके, आप वजीर कानून की बात पे क्यों एतबार करें? हम चलो, आपसे ज्यादा हम जानते हैं उनको। अच्छा। हमें पता है क्या, यानी अभी तक सेक्रेटरी कानून का शोबा क्यों खाली पड़ा, जरा ये भी समझ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। हमें तो पता है ना कि क्यों खाली रखा हुआ है। असल बात को समझिएगा, उनके कहने से क्या है, इन्हें प्रॉब्लम क्या है? आए नोटिफिकेशन जारी करे, बात खत्म हो जाएगी। और जहां तक है आजम नज़ीर तारड़ की बात पे कोई यकीन नहीं करता। अब उनके पिछले बयान उठाकर देख लें जनाब, 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? आइन का आर्टिकल 254 है, आपके सामने मौजूद है। दूसरी तरफ जो आइन की रिक्वायरमेंट है वो जनाब आप अपना 3 दिन की बजाय 15 दिन क्यों दे दिए? वहां आते हुए आइन नजर नहीं आता, 254 आर्टिकल नजर नहीं आता। तो ये छोड़ दें, ये तो यानी रूमर का मसला ही कोई नहीं। मैंने तो बड़ा आसान हल बताया आपको, नोटिफिकेशन जारी करें और बात खत्म करें। और मैं आप ही के प्रोग्राम में ऐलान कर देता हूँ, मैं बाकायदा अपना वफाकी हुकूमत को एक लेटर लिखने लगा और रिप्रेजेंटेशन लिखने लगा हूँ आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के तहत।
कि जैसा जस्टिस काजी फाइज ईसा का आप लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करें ताकि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो और वो चीफ जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस के तौर पर आने वाले दिनों में, ताकि जिस स्टेट से रिटायरमेंट हो उस स्टेट से आ जाए वो। सही बात है, बिल्कुल वैलिड बात कर रहे हैं परवेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कामली सुनने के लिए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है भाई, इनको तो आप पर एतबार ही नहीं है, ऑपोजिशन है, पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, इनको आप पर एतबार ही नहीं है। बात तो सही कर रहे हैं, जो काम आपने 2 महीने बाद करना है आप अभी से नोटिफिकेशन जारी कर दे, लेट द र्यूमर्स डाई, किल देम। देखिए अजहर सिद्दीक साहब की बात पर तो पूरा पाकिस्तान लब्बैक कहेगा। मुझे हंसी आ रही थी कि अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि तारड़ साहब पर हम क्यों इतबार करें, तो अजहर सिद्दीक साहब के खत को या अजहर सिद्दीक साहब पर कौन इतबार करेगा, या इनकी क्या वो मतलब कि सारा पाकिस्तान और सारी आईनी अदालतें इनके पीछे खड़ी हो जाएंगे। हक है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो भी करना चाहे वो कर सकती है। पार्लियामेंट कोई ऐसा इलीगल काम करे तो शायद उसको मेरे समेत कोई भी उसके, लेकिन अगर पार्लियामेंट का एक हक है और वो सुप्रीम है। अभी अगर आप देखें कि मंसूर अली शाह साहब क्या फरमाया करते थे, ये मंसूर अली शाह साहब थे ना, यही फरमाया करते थे कि पार्लियामेंट का हक है, अगर वो कानून साजी करना चाहते हैं, आइन साजी करना चाहते हैं, कोई किसी चीज के बारे में भी, तो हमें तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए, हमें तो पार्लियामेंट के पीछे खड़े होना चाहिए। तो अभी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अदर सदीक सो या परवेज संधीलो को क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो यह है कि अगर आपके वजीर कानून एक बात कह रहे हैं, जो बात उन्होंने 2-4 महीने पहले भी कही है, लेकिन उसके बावजूद, उनकी कही हुई बात के बावजूद अब क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, उर्फे आम में डॉलर खोर माफिया कहा जाता है, जो वी लोगर और मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं, उन्होंने पता नहीं किस किस्म की गलत फहमियां पैदा करी, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद ये सारी चीजें डेवलप हुई है। मेरे ख्याल में आप ये पार्लियामेंट का जो हक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये उसके पास रहने दें। वो पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी वो किसी एक जज के लिए, किसी एक चीफ जस्टिस के लिए नहीं करेगी, वो आने वाले वक्त के लिए फैसला करेगी, वो पाकिस्तान के लिए फैसला करेगी। और उनसे बेहतर मेरे ख्याल में, देखें, इमरान खान साहब अगर होते, फर्ज किया अगर वो ऐसी कोई चीज लेके आ रही होती और उनके पास नंबर पूरे होते, तो मुझे और आपको क्या इतराज है ना? पार्लियामेंट के नंबर उनके पूरे हैं, पार्लियामेंट एक फैसला कर रही है, पार्लियामेंट डिसीजन कर रही है, उस पर आपको इतराज हो सकता है, लेकिन आप पार्लियामेंट को तो लपेट नहीं सकते, या पार्लियामेंट को तो ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट का हक ही नहीं है। और तमाम अदारे इस मुल्क के, वो कोई भी हो, ताकतवर अदारा हो, जो हर कोई, अब अदारे भी तो लगे हुए ना दौड़ में कि हम दूसरे अदारे से ज्यादा ताकतवर हैं, तो अपनी ताकत बनाने के लिए वो फिर कुछ ऐसी बढ़ के मार जाते हैं जिसमें वो कहते हैं जी कि हमारे किए हुए फैसले जो हैं वो गलत है, ठीक है, वो भी डिसाइड हम ही करेंगे। तो अगर ये पहली दफा हो रहा है, वैसे नॉर्मल आप देखते जाएं कि जब भी कोई फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, या जब भी किसी इदारे से कोई फैसला आया, पार्लियामेंट ने आंखें भी नीचे की, सर भी नीचे की, और उनको सर पे बिठा भी लिया और मान भी लिया। पहली दफा पार्लियामेंट खड़ी हो रही है अपने हकूक के लिए, अपने हक के लिए, और वो पार्लियामेंट जो है ना, 26 करोड़ आवाम उनके पीछे खड़ी है, उन्होंने वोट दिए हुए हैं, वो उसकी हिफाजत करना जानते हैं, और उसकी वो हिफाजत होगी। तो मेरे ख्याल में अजहर सदीक साहब को ऐसा खत लिखकर अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको चाहिए कि वो आने वाले वक्त के लिए भी, अगर पाकिस्तान को आज इन चीजों की, इन फैसलों की जरूरत है, तो उसके साथ खड़े हो जाएं, बजाय कि वो मुखालफत में फिर एक नया बाजार। अच्छा, इनको चाहिए क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनको चाहिए लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, मतलब रोला रप्पा, ये चीजें चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खींच खांच के ले आते हैं, जिसका कोई फायदा अब नहीं होने वाला, क्योंकि नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है ना। आप लोग काउंटर करें ना परवेज साहब, फिर अगर आपको पता चल गया कि चाहते क्या हैं, तो फिर आपकी हिकमत अमली की, आप इसको काउंटर करें, आप दे दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें, अजहर सिद्दीक साहब वहीं चुप हो जाएंगे। नहीं, नोटिफिकेशन जारी करना कहां लिखा हुआ है कि आपने अगर फर्ज किया कि माजी में अगर 2 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो ये एक चीफ जस्टिस का हुआ है ना, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। अभी जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका नोटिफिकेशन कितने दिन पहले जारी हुआ था? वो हुकूमत की स्वाबेदारी है ना, वो 1 दिन पहले जारी करें, 48 घंटे पहले करें, या साल पहले जारी करें, लेकिन आप उसको कोई प्रेशराइज कर सकते हैं कि नहीं जी हमारे कहने पे, मतलब सारी चीजें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कहने पे ही होनी है कि वो प्रेस डाई डालेंगे, आप उनको डंबल लेना है तो वो प्रेशर डालेंगे, उन्होंने ब्रश लेना है तो वो कालेंगे, अब चूहों को पकड़ने के लिए बिल्ली चाहिए तो वो हुकूमत को प्रेशर डालेंगे। ऐसे ना करें आप, कुछ हुकूमत को भी तो करने दें, उनका ये हक है, वो जब चाहेंगे ये नोटिफिकेशन आप कर तो रहे हैं, वो चूहे नहीं छोड़े, चूहे तो आप लोगों ने छोड़े हैं। नहीं मैं एक बात बताऊं, वो चूहे हमने नहीं छोड़े,
वो चूहे जो हैं इस वक्त वहां पर कोई करामतें चल रही हैं, कोई जादू टोना चल रहा है जिसमें अल्लाह। चूहों की जरूरत है और वो कहीं से लाकर छोड़ दिए गए हैं, वो हम पे ना डालें। वो भी एक दिन किसी न किसी दिन खुल जाएगा कि चूहे अच्छा, जब लाने ये वाले बातें कौन है आती है वहां ना, पर। ये जादू चल रहे हैं और करामात चल रहे हैं सर, वहां पे मैं ना सवाल ही बदल लेती हूँ। मैं जा रही हूँ जी, मैं सीधा जा रही हूँ जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब के पास। आमिर हसन साहब, मुझे आप बताइए कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? हुकूमती ऐलान के बावजूद भी ये जो बहस हो रही है, गैर जरूरी बहस है। मुझे तो लग रहा है आज शो का टेम्परामेंट भी देख करके, पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू, हुकूमत का पॉइंट, मुझे तो लगता है अक्टूबर तक यही बहस जारी रहेगी कि ये चीफ जस्टिस हैं, ये चीफ जस्टिस हैं, ये नहीं है और वो हैं। ये क्यों हो रहा है? दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए जी, आज के दिन तक जब तक ये कानून है और जो आइन है उसके तहत जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, इसमें तो किसी को कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहती है, वो जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाहती है या लेके आती है, और ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, इस पर तो कोई कदगन नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसला करने पे कोई कदगन नहीं लग सकती, उस तरह पार्लियामेंट के कानून साजी के ऊपर कदगन लगा सकता है। और अगर पार्लियामेंट ने यह फैसला किया आइन के मुताबिक कि उन्होंने कोई जुडिशल रिफॉर्म्स लानी है, तो फिर किसी को इतना इस पे सीखपा होने की क्या जरूरत है? अभी तक तो फैसला यही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस होगा, लेकिन जो इदारों के अंदर इस वक्त शकूक शुबात क्रिएट कर दिए गए हैं जुडिशरी को, मैं बता देता हूँ। ये जो गुड टू सी यू का रवैया है, ये कि जो जजों का पाकिस्तान के अंदर, देखिए ना, एक जज को आप मैं किसी प्रोग्राम में बात करें तो तौहीने अदालत का ऐसा तमाशा लगता है कि सबको सामने पेश होना पड़ता है। इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म को तौहीने अदालत में पेश होके 2 वज़ीर आज़म घर गए हैं इस बात के ऊपर। अच्छा, एक जज की बारे में ये बात करें तो वज़ीर आज़म भी खत्म और एक इदारे के ऊपर हमला हो गया। यहाँ पे मुल्क के अंदर नारकी पैदा कर दी गई और आपका अदालती निज़ाम सोया रहा। आपने उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं की। आप फिर चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तसादुम हो इदारों के दरमियान, और जिसकी लाठी हो वो आगे बढ़े। अगर अदलिया अपनी जिम्मेदारी का नहीं करेगी और इस तरह ग्रुपिंग हो जाएगी, आज आप मुझे बताएं ना कि किसी जज का नाम लें, किसी का भी ले लें, आपको फौरन पता चल जाता है ये जज क्या फैसला करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि किसी को ये यकीन ही नहीं है कि जज आइन और कानून के तहत फैसला करेगा। आज सबको पता है कि हर जज का कोई ना कोई ग्रुप है, उसका कोई ना कोई एफिलिएशन है। तो बात सुने, इस पे किसे एक्शन लेना है? ये बैठना तो पड़ेगा, पार्लियामेंट को लेना पड़ेगा। मुल्क के अंदर एक वसी तर डायलॉग की जरूरत है, और मैं समझता हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए, उसके बाद तमाम इदारों को बैठना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये जो जंग है, ये जंगो-जदल आज नहीं हुई। आज ये सारे मशवरा ये जो पीटीआई वाले देते हैं, पीटीआई वालों ने क्या क्या नहीं किया जजों के साथ। इन्होंने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ किया है, जिस पे बाद में ये मुंह छुपाते फिरे हैं। अलवी ने भी कहा है मैंने किसी के कहने पे किया, इमरान नयाजी ने भी कहा है मैंने किसी के कहने पे किया, ये हमें फैज हमीद ने भेजा, वो फलाने ने किया, अब कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा तो लगाया गया है। अब जो तमाशा और तकसीम, वो जो 3 लोगों का नेक्सस था ना, बिनिश, वो जो बनी गाला के लॉन में बैठ के बगैर नोट्स लिए, वो जो एक पेज पे बैठे हुए थे और कौम का भट्टा बिठा दिया जिन्होंने, जिसका कोई पता नहीं है, बाजवा, नियाजी और फैज, इस नेक्सस ने इस मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, इस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क किया है, इस मुल्क की जुडिशरी का बेड़ा गर्क किया है, इस मुल्क की सियासी जितनी भी हमारी बढ़ोतरी हुई थी या हम लोगों ने एक तरक्की की थी सियासी तौर पे, इन्होंने वापस ला खड़ा किया। सारी पॉलिटिकल स्पेस आज इन्होंने जीरो कर दी है, और आज भी ये पॉलिटिकल स्पेस जीरो कर रहे हैं। आज भी कह रहे हैं पॉलिटिशियन से बात ना करें, हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे जी आर्मी चीफ के कहने पे बैठेंगे और उन्हीं के साथ हाथ में लाएंगे। तो इसके बाद आप अंदाजा करें कि अगर ये इस तरह के गीदड़ भपकियां लगाएंगे तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत फिर उसने तो स्टेबिलिटी लेके आनी है। तो ये इसमें टांग ना अड़ाए। जो आइन है आइन के मुताबिक होगा, जो आइन आज कह रहा है उसी के मुताबिक चीफ जस्टिस आएगा। हाँ, अगर आइन और कानून में तब्दीली हुई तो वो कानून के मुताबिक होगी, उस पर अब किसी को चूं चरा करने की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है। तो वो अदलिया को भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा।
ये कानून का हक ओहो, है, इसमें पता- मैं ये शक क्यों करूं? पता नहीं अजहर सिद्दीक साहब मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, आप लोगों ने जो है वो इन लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, और साथ ही साथ इसको भी प्लीज एड्रेस कर दीजिए बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक कि आइंदा चीफ जस्टिस और हुकूमत के बीच में आप लड़ाई डलवाना चाहते हैं। ये चार्जशीट है सर आज के प्रोग्राम में आप लोग के खिलाफ। अच्छा ये चार्जशीट है। मैं तो समझ रहा मजाक हो रहा था, मैं भी सुन रहा था चुप करके। अच्छा। कोई अल्लाह रखा, कोई मोहम्मद बूटा, ना कोई आइन का पता, ना कोई कानून का पता। वो यानी मैं बड़ी पार्लियामेंट की चर्चा हो रही थी ना, वो आपको पता है कि मैं अगर बुरा ना मना जाए परवेज साहब, अगर पार्लियामेंट कह दे कि इसके आइंदा से ये ट्रांसजेंडर कहलाएंगे, तो क्या ये ट्रांसजेंडर हो जाएंगे पार्लियामेंट के कहने से? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है। आज इनकी पार्लियामेंट का सत्यानाश करने लगा हूं। आइन में लिखा हुआ था कि सदन ने डेट देनी है इलेक्शन की, इन्होंने तब्दील करके सेक्शन 57 में इलेक्शन कमीशन को दे दी, और 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होने दी। ये गैर आईनी है, आज भी याद रखिएगा। इन्होंने सेक्शन 232 में तब्दील की कि जनाब तायात न्यायालय को खत्म करके 5 करने की, ये भी गैर आईनी है। इन्होंने फिर क्या किया, इलेक्शन एक्ट में तब्दील करके कहा कि जनाब जो हाजिर जमीनी की बजाय हम लेके आएंगे रिटायर्ड जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मखसूस रजिस्टरों पे, इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के तरमीम हम कहेंगे ये डकैती का माल है, ये हम ही लेके जाएंगे। हम कौन है? आप कौन है? ये आप कौन है? चौकियां जाजन है आप कोई बैरी कजाक है तो बैठ कर आप ऐसे करें खुदा यार इस मुल्क को आगे लेके जाए, मुल्क को आगे ले जाने भैया हमें बता रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, आज इस तय कर लें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 2.5 साल में तबाह हुई है या उससे पिछले 3 सालों में तबाह हुई है। पाकिस्तान की हालत यहाँ वो पिछले 3 साल लेके आए हैं या 2.5 साल लेके आए हैं, हर एक को पता है। ये हमें बता रहे हैं किसने कहा है कि 26 करोड़ अब आम की नुमाइंदा ये पार्लियामान है? 547 के नतीजे में कितने 17 सीटों थी, किसने कह दी है? वो डरते क्यों है इस बात पे? आए बैठकर फॉर्म से होने दे, अब जो बना हुआ है ट्राइब्यूनल बने हुए हैं उनको फैसला करने में क्या देर लगती है? कोई फर्क नहीं। लेकिन वजह सिर्फ इतनी है कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, खुदारा कहीं सीरियसनेस नजर तो आए, ये तो नजर आए कि जनाब अच्छा कि जनाब ये मुल्क का ये हाल हो गया। भाई मुल्क का हाल हमने ये किया है, वो क्या किया हमने? ये इकोनॉमी आपके पास सारा कुछ भी हमें बता रहे हैं कि जनाब एक पेज पे वो तकरीर नहीं सुनी आपने शहबाज शरीफ की, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सामने बिठा के क्या कह रहे थे? हमें बता रहे हैं मैं उसी पे आ रही थी, मैं उसी पे आ रही थी। क्या किसी ने भाई जनरल बाजवा करो पर्चा दो उसके बैठ नजर नहीं आएगा जनरल बाजवा। ख्वाजा आसिफ क्या कहता था? ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा था कि फरवरी में राब्ता हो गया था उनके साथ, बताया नहीं राब्ता हुआ था, सॉरी अपना अप्रैल 2019 में। अच्छा। ये अगस्त 2018 में अगर हुकूमत आई थी, उसके बाद नवाज शरीफ डील के साथ मुल्क के बाहर गए, फिर हमने देखा एक्सटेंशन दी सारी। आज कोई नहीं बात करेगा। पीपल्स पार्टी भी सारे ये मिले हुए थे सिर्फ इक़्तिदार लेने के लिए। अवाम के लिए कोई काम किया तो बता दें, आपके सामने है। आ जाए आज रेफरेंडम कर लें, आ जाए आप दोबारा इलेक्शन कर लें, फिर हो जाएगी बात। ठीक है जी, मैं पूछ लेती हूँ। परवेज संधेला साहब, आप लोग की सीरियसनेस नहीं नजर आ रही है? देखिए, एक तो मैं मेरे बड़े भाई भी हैं, पता है जो जब आप उम्र में आपसे और तजर्बे में बड़े हो ना तो फिर बात करने में बड़ी दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि इज्जत और रिस्पेक्ट का मामला होता है। अजहर सिद्दीक साहब, देखें, अगर अजहर सिद्दीक साहब एक अपनी ज़ात के खुद मालिक हैं, अगर ये जाए नादरा में और एक तरीका इख्तियार करें कि इनका नाम अजहर सिद्दीक नहीं है, मुस्ताना है या नन्ना है, तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? मैं एतराज़ कर सकता हूँ इस पर? ये हक है ना इनका, ये इनका बुनियादी हक है, ये अपना नाम तब्दील करना चाहें। तो पार्लियामेंट के पास जो राइट है वो क्यों इस्तेमाल पार्लियामेंट नहीं कर सकती? पार्लियामेंट को प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है यहाँ पर? क्या पार्लियामेंट कुछ जबरदस्ती काम कर रही है? ऐसा तो कुछ नहीं कर रही ना, ये पार्लियामेंट का हक है, वो अपना अगर राइट इस्तेमाल कर रही है। दूसरी बात यह है कि फॉर्म 47 की बात करते हैं, बिना जरा मुझे याद दिलाई जाए, उमर यूब साहब जो हैं उनके हल्के में जो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ते हैं, सुना है वो भी उनके खिलाफ गए हैं और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर 1 लाख वोट जो आगे पीछे हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये हल्का खोला जाए और यहाँ पर वोटों की गिनती दोबारा की जाए। उमर यूब साहब क्या वहां पे मिसाल नहीं बन सकते थे पूरे पाकिस्तान के लिए? वो इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त इमरान खान की पार्टी की तरफ से लीड कर रहे हैं, वो मिसाल बनते ना, वो कहते ठीक है जी ये मेरा हल्का है, खोलें। और जो साहब इसको कह रहे हैं कि इसकी गिनती, वो आए जी, बल्कि पूरा मीडिया लेके आए, पूरी दुनिया के सामने इसकी गिनती करें और बताएं सच क्या और झूठ क्या है।
तो मिसाल बन जाती सबके लिए। देखें ये इनका वतीरा है कि हर जगह पे फार्म 47 45। आपको पता 2013 में इलेक्शन में क्या किया था इन्होंने? उस वक्त इन्होंने 35 पेंचर वाली स्टोरी चला दी थी। झूठ ओढ़ना बिछोना है, कहां से मिले किधर से मिले। देखें होना क्या चाहिए इस वक्त? होना तो ये चाहिए कि हमारे, आपने देखा बलूचिस्तान में कल 43 लोगों को शहीद किया गया। आपकी अफवाज, आपके अदारे, आपकी हुकूमत किस किस जगह पे, किस किस प्लेटफॉर्म पे लड़ रही है। हमें इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है। आने वाले दिनों में आपके मुल्क में क्रिकेट वापस आ रही थी, चैंपियन ट्रॉफी वापस आ रही थी, जानबूझकर, ताकि, क्योंकि देखें उसके लिए सारा बजट हो गया हुआ है, आईसीसी ने उसको कंफर्म कर दिया हुआ है। सुबह एक मीटिंग होनी है सिक्योरिटी पे। क्या किया जा रहा है? सिर्फ हिंदुस्तान क्या करेगा कि सिक्योरिटी की रीजन बनाएगा। देखें जी पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, 43 लोग शहीद कर दिए गए। इस वक्त अपोजिशन की भी जिम्मेदारी उतनी ही है, अजहर सदीक साहब की भी जिम्मेदारी परवेज निधिला साहब जितनी है कि वो भी इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाए, अवाम के साथ खड़े हो जाए। लेकिन इनकी तरजीहात ही क्या है? इनकी तरजीहात अगर आपने देखनी है तो ये पंचोदा साहब का अभी एक क्लिप चलाएं जिसमें आकर वो बता रहे हैं कि चूहे गिर रहे हैं और वो बुशरा बीबी को अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं। आप उनका क्लिप चलाएं, मैं अपनी तरफ से नहीं देख रहा। ये इनकी टोटल प्योरिटी क्या है कि हमें चूहों से निजात दिलाई जाए, हमारे फार्म 47 आगे पीछे। इस तरह नहीं होगा। खुदारा ये 2 4 6 महीने, साल 2 साल मुल्क में जो अपोजिशन है वो रोल अदा करे जो उसका बनता है। पाकिस्तान को इन चीजों से निकाले, ना कि पाकिस्तान को हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसा मसला मसाइल। 8 पिछला जलसा कैंसिल हो गया, 8 वाला हर हाल में होगा। और भाई पिछले पे आपने एक रात पहले ना कुर्सियां लगाई ना स्टेज अच्छा, बनाया। उस पे भी बात करते हैं। नहीं परवेज साहब इधर जरा ब्रेक लगा लें, क्योंकि वो जो जलसा है ना उसके ऊपर मैंने अलग से एक सेगमेंट करना है। वो तो एक अलग, एक वखरा किस्म का एक पंडोरा बॉक्स है कि उसकी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही, वो मैं खुद समझना चाहती हूँ। मैं भी आप ही की तरह अजहर सदीक साहब से समझना चाहूंगी कि ये जो इसके हवाले से जलसे मनसूखी के हवाले से और उससे रिलेटेड जो बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं उसकी असल में हकीकत क्या है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को रिज्यूम करेंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आमिर हसन साहब है मेरे साथ मौजूद, अजहर सदीक साहब है मेरे साथ मौजूद, एंड परवेज संधेला साहब भी आज पैनल में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का बने रहने के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी इस सेगमेंट का, क्योंकि अजहर सदीक साहब ने बीच में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर की है और बहुत क्लियरली की है, जिसको शायद आप दोनों हजरात ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और जो पाकिस्तान की कौम है, या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेम पेज पर है, और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं पीटीआई को खटक रही है। अच्छा, अब आपसे सवाल करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, जिसके अंदर 50 से ज़ायद जो शहरी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अहलकार है वो शहीद हुए हैं, हमें ये बताया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब हमें बता रहे हैं कि बेसिकली ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है ताकि CPAC को साबोटाज किया जा सके। ये इसलिए हो रहा है ताकि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसको निशाना बनाया जा सके। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस सर। जी बिल्कुल सीरियस तो है। देखिए पाकिस्तान की रियासत ने ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऑपरेशन किया था, ये कोई आसान काम नहीं था। ये 2007-6 में जो हमारे हालात थे, उसके बाद बीबी शहीद आई और उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इसे बदला और फिर ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, ज़रबे अज़ब हुआ और अब भी जारी है। इसे किसने सैबोटाज किया है? एक मौके के ऊपर जो तालिबान की हमदर्दी का आप खुद देखिए कि किसकी तरफ से बात होती रही है। किसने कहा है कि मैं 35,000 फाइटर वापस ले आया हूं? किसने उनके बिल्कुल जेट ब्लैक टेररिस्ट को एक कलम की जुम्बिश से उनकी सजाएं खत्म कर दी हैं? और पाकिस्तान के अंदर ये जो हालिया लहर है और इसके डांडे बहुत मिल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें इनसे दूर होना है, दहशतगर्द अनासर से दूर होना है। जो दुश्मन कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, उनसे इन्हें अपने आप को अलहदा खड़ा करना है। लेकिन अगर आप उनकी जुबान बोलेंगे, आज मैं आपको कहता हूं सोशल मीडिया पे जाएं और जाके देखें कि जो मोदी जुबान बोल रहा है वो कौन सी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी वो जुबान बोल रही है। आप जाइए और बताइए, आप बताइए कि पाकिस्तान की रियासत को कौन बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान की रियासती इदारों को देखिए, ये तो कोई बात नहीं। ये फिर कहते हैं जी मोहम्मद बूटा और फलाना। ये ऊंचा बोलने से तो आपके आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं, आर्ग्यूमेंट किसी दलील पे होते हैं। पार्लियामेंट कोई जाहिल है कि वो किसी को ट्रांसजेंडर कह देगी जी? एम ही आपने बेतुकी बातें शुरू की हुई हैं, एम ही हो जाएगा ये, और एम ही हो जाता है ये एम ही बेमकसद बातें हैं। बात ये है कि अब आप अपना बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आप लोग क्या चाहते हैं। क्या पाकिस्तान को स्टेबिलिटी नहीं आप लेके आना चाहते? आप देखिए ना, आपको गोद में बिठाया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने, तो आपके वजीर सुबह शाम नकारे बजाते हैं, हम एक पेज में हैं जी, हम एक पेज में हैं।
आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, और जब आपको गोद से उतार दिया जाए आप कहते हैं आर्मी चीफ मीर जाफर और मीर सादिक होता है। अब आपकी बातों के ऊपर, इतनी बेवजन बातों के ऊपर, बेहंगम बातों के ऊपर और इतने एक्सट्रीम व्यूज के ऊपर कौन जाएगा? तो मैं फिर कहता हूं कि जो सेन वॉइसेस हैं वो आके बैठे, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, सारे मामला हम नहीं कहते कि पीटीआई की एक सेन वॉइस तो है अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो कह रहे हैं जलसे वाली बात के ऊपर कि जलसा मुलतवी करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर साहब से राब्ता किया, और वो ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है। सर सुन लीजिए जरा एक जुमला और, फिर मैं आप ही से इसके ऊपर कमेंट चाहती हूँ कि वजीर आला जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि वो वजीर आला हैं तो ऐसे किसी निचली सतह पर नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता निचली सतह का राब्ता नहीं था, जरा मतलब लाइक एक लेवल का राब्ता हुआ है सर, देखिए हाई लेवल का राब्ता। यही इसी पे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने पे दिल चाहता है कि जिस जमात में सेन वॉइस का नाम गंडापुर है, यही तो बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि जिस सियासी जमात में इस तरह के लुच्चरपन को आप एक पार्लिमानी जुबान बनाएं। देखिए वजीर आला तो जमहूरियत है ना सर, उनको वोट मिले, दे दिए उनको केपीके की आवाम ने वोट। जमहूरियत क्योंकि रिवायात होती, जमहूरियत है ना तो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई रिवायात होती हैं, कोई जुबान होती है, कोई पाकिस्तान के अंदर तरीकाकार होता है। ये तो नहीं है आप अपोजिशन में भी हैं तो आप गाली बकेंगे और आप हुकूमत में भी है तो गाली बकेंगे। हम फिर ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान के अंदर आपको जितने भी मामलात हैं, इलेक्शन से लेके पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती आपको तो कोई एक इलेक्शन में कोई थोड़ी सी तकलीफ हुई है ना, हमारी तो तारीख भरी पड़ी है जिसमें हमसे इलेक्शन चुराए गए हैं और हमारी एक जद्दोजहद है, उसके बावजूद हम कहते हैं आइए बैठे, अगर ये मसला फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना है, ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है तो बैठना पड़ेगा, मुल्क के अंदर बात करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इदारों का इसके अंदर मामला ना रहे तो फिर आप माफी मांगे। जब आप 2018 में किसी के कांधों पे चढ़ के आ रहे थे, जब आप इजलास बुलाते थे आईएसआई चीफ के कहने पे, जब आप नंबर पूरे करते थे आईएसआई चीफ के कहने पे, जब आप लोगों ने हुकूमतें बनाई यहाँ पे 2 नंबर तरीके से, जब आपने ये सारी चीजें, तो फिर ये सारी चीजों को माने और फिर तशखीस पहले होगी फिर उसका इलाज होगा। हम इस चीज के लिए राजी हैं, लेकिन अगर इनका ये मकसद है कि सिर्फ गालम गलोच की जाए और ये एक पेज पे क्यों है, हमें अपनी गोद में दोबारा से बिठा ले, तो मुकाबला तो इस वक्त ये लगा हुआ है कि उसे गोद से गिरा के खुद गोद पे बैठना है। जमहूरियत की तो बात ही नहीं हो रही है, बात आइन की तो हो ही नहीं रही है। तो हम ये पीपल्स पार्टी बार बार सबको दस्त बदस्ता इल्तिजा कर रही है कि खुदा के लिए बैठिए, और कि आपका तो कुछ नहीं गया, आपकी तो उंगली भी नहीं कटी और आप शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। हमारी एक जद्दोजहद है, कौन सा हमारा पीपल्स पार्टी का घर है जहां पे जद्दोजहद और जहां पे कुर्बानियां नहीं है। आप लोग तो निरी बातचीत, निरी वैसे, मैं अभी कहता हूं अभी हालात मुश्किल हो गए ना, बहुत से लोग आपको फिर गायब नजर आएंगे, फिर हमारे ये 4-5 दोस्त कोई वकील होंगे जो इनकी नुमाइंदगी करेंगे। पॉलिटिकल क्लास तो इनसे भाग दौड़ गई हुई है। जो बेल अप्लाई करता है किसी की, वो साथ पार्टी का तर्जुमान होके आगे टीवी पे बैठ जाता है। चलिए अब ये तो सियासत हो गई हुई है। अब चलिए मैं अजहर सदीक साहब से पूछती हूँ। अजहर सदीक साहब तो हमेशा पीटीआई के साथ ही रहे हैं, ये तो लंदन भी गए, कहीं पर भी गए, अनाउंस करके आए, वापस मेरे प्रोग्राम के अंदर रेगुलरली रहे हैं। अजहर सदीक साहब, ये जो निशानदहियां पीपल्स पार्टी ने की हैं सर, आप इस पे शर्मिंदा हैं, माफी मांगेंगे कि हाँ यहाँ पीटीआई से ये तो जरूर गलतियां हुई? और साथ में सर अली अमीन गंडापुर साहब फिर से गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज नून लीग के जो अकील मलिक साहब हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से राब्ता किया था कि फिर उन्होंने बानी पीटीआई से राब्ता किया। अली अमीन गंडापुर साहब तो कोई और ही कहानी सुना रहे हैं कि नहीं एस्टैब्लिशमेंट ने मुझसे राब्ता किया था। वो क्यों गलत बयानी कर रहे हैं या सच क्या है, बताइए। अच्छा, पहले तो मुझे जवाब देने दीजिएगा। जरूर। मैंने बहुत कुछ सुन लिया। ये कोई बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं? जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब है, कोई नहीं है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, आपने इनके साथ इतने शोज किए हैं सर। अच्छा, मैंने कहा शायद काउंसलर हैं किसी इलाके के, ना जुबान की तमीज है और मुंह संभाल के बात कर। सदीक अजहर, मैंने तुझे बड़ी दफा कहा अपनी औकात में रहा कर तू, मैं तुझे जानता हूँ, तू टके का आदमी नहीं है। मुशर्रफ के तलवे झाड़ के तू आया है, तेरी मैं हैसियत से वाकिफ नहीं हूँ। तू है कौन? लुच्चा आदमी, बकवास बंद कर तू। सर नहीं ऐसे नहीं। एक मिनट सर। जी अजहर सदीक साहब जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। देखिए, पहली तो बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहचान की जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की। आज जो पीपल्स पार्टी का पुराना वर्कर है सारा भाग गया है। वजह क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट का दुम छल्ला बन गई है।
अब तो कोई डाउट ही नहीं रह गया। यानी पिछले 2.5 सालों से जो खफायत हुई है, जो बैठ के हम तो चले सेम पेज की बातें करते थे, यहाँ तो बाथरूम में भी जाना है तो एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर जा नहीं सकते। ये हालात हैं इस सियासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये दुख होता है मुझे। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो वक्त देखा है कि जहां एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को बहुत दूर रखती थी। लेकिन मुझे कहने की क्या जरूरत है, अभी आइंदा दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, पता चल जाएगा कि 2.5 साल के अंदर अगर नहीं सीखा इन्होंने तो कभी नहीं सीखा। और मैं बार बार चैलेंज करता होता हूं कि अगर करनी है ना, ताकीद करनी है ना, ये यार अच्छा कई दफा ऐसा होता है हमारे दोस्त अखबार जो है ना हवाई बातें करते रहते हैं। और भाई इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर सारे पढ़ लें, मुआशरत सारी देख लें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर हालात थे, मुल्क के आज हालात क्या हैं। डॉलर कहां से कहां चला गया, महंगाई कहां से कहां चली गई, जरा आम आदमी खुदकुशियां कर रहे हैं। आप बिजली की कीमत कहां से कहां चलेगी, गैस कहां चली, सोचे तो सही। ये हमने की, अच्छा ये हमें बता रहे हैं, अच्छा हमें बता रहे हैं सी पैक, हाँ बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब का क्रेडिट जाता है, लेकिन सी पैक चलने कौन नहीं दे रहा। आप जब आप अमेरिका का दुमछल्ला बनकर चलेंगे, अमेरिका की पहले पॉलिसी लेकर इमरान खान के साथ क्या हुआ, उसने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को। और जब वो अपना आपके सामने रशिया के करीब गया तो उसके बाद फिर ये सारा कुछ और गया। अमेरिकन ने आकर नो कहने के ऊपर ऑपरेशन रजीम चेंज किसके कहने पे शुरू हुआ था, ये तो कोई डाउट नहीं है ना। तो यहाँ से समझना चाहिए हम तो चाइना के बहुत करीब है और हमें चाइना के करीब रहना है। अब जो हालात है ना, ये हालात देखिए, मेरी बात सुनिए करा, अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ये टेंशन यहाँ से यहाँ तक क्यों चलेगी, उसके 3-4 वजूहात समझ लीजिए। आप अब मेरी बात छोड़ दें, आप अब्दुल मालिक बलोच साहब का इंटरव्यू सुन लें, आसमा जहांगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके क्या कहा था। उन्होंने कहा था अगर आवाम को उसका राइट सही देंगे, सही नुमाइंदे मुंतखब करेंगे ना, तो ये हालात नहीं होंगे। अब बलोचिस्तान में जब अपनी मर्जी की गवर्नमेंट आप इंस्टॉल कर देंगे, जो अवामी गवर्नमेंट नहीं होगी, तो फिर ये आप फेस करेंगे ना। तो ये माने इस बात को, फार्म 45-47 इसीलिए तो कहते हैं कि अगर ये मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत होती तो ये हालात ना देखता ये मुल्क। लेकिन अज़र सलीम सर, जहाँ पर सर अलाउ मी टू से दैट, जहाँ पर आप एक तरफ ये बात कर रहे हैं, वहां पर आप ये भी देखें ना कि आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपके वो जो स्टार परफॉर्मर हैं, जो कि आपके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने मुझसे रब्ता किया और फिर इसीलिए हमने बानी पीटीआई से रब्ता किया। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर आप सारे काम करेंगे, उसके ऊपर भी काउंटर आ रहा है। हुकूमत ये कह रही है कि भाई ये गलत बयानी कर रहे हैं अमीन गंडापुर साहब, हुकूमत ने इनसे रब्ता किया था, एस्टैब्लिशमेंट ने तो किया ही नहीं। जी सर, जी क्या एक जलसा जो है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में इंटरवेंशन की कोई? आपकी अपनी बात के अंदर जवाब मौजूद है कि क्या वो गवर्नमेंट को वहां एस्टेब्लिशमेंट चला रही है? अरे हाँ, यहाँ तो आप, अच्छा मुझे ये बताएं, नादरा का चेयरमैन कौन है, नैब का चेयरमैन कौन है? आप जरा गौर तो करें ना कि के सारे फौजी अफसरान को खुदारा यार कि जमहूरी हुकूमत है कि आप हर जगह, यानी कोई डाउट है जरा पूरी दुनिया में जाकर पूछे तो सही ना। अभी ये हम पे इल्जाम लगा रहे थे कि जनाब हमने लॉबिंग की है। मैं अभी लॉबिंग का लेटेस्ट बता देता हूँ। इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़े, वहां पर हमारी कैंपेन चल रही है। मैं नाम बता रहा हूँ, जनरल रिटायर्ड क्यूम जो साहबका सेनेटर है, वो वहां लॉबिंग करते हैं। मेरे पास तस्वीरें मौजूद है, किन किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या क्या कुछ। ये है कि इमरान खान कहीं ऑक्सफोर्ड में इलेक्शन ना जीत जाए चांसलर का, तो भैया अपने मुल्क का ख्याल करो, वहां देखो, वो छोड़ दो हमके, हम हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जाने, हम जाने, हमारा काम जाने क्या करना है। और आखिरी बात, आखिरी बात, जी वेरी क्विकली, जब करता है ना, यानी आइन और कानून जब अदालतों में जाते हैं तो टेस्ट इसलिए होते हैं। अब मैंने आपके सामने जितने कवानीन बताए ना, पार्लियामान ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा, जुडिशल हिस्ट्री भरी पड़ी है जिसके अंदर कई कवानीन हमारी अदालतों ने अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर किए, आइन से मुतसादब। इस पार्लियामान ने जितना अपने हकूक से या अपने इख्तियार से तजावुज किए, नोट कर दीजिएगा, तारीख लिखी जाएगी। और ये 24 फार्म के ये नुमाइंदे नहीं है, तो कितनी अपना उतना बताएं जितने फार्म 45-47 के हवाले से 24 करोड़ अवाम का नहीं है।
24 करोड़ आवाम के नुमाइंदा जो है ना वो असल में बाहर बैठे हुए हैं। वो मेरा छोड़ दीजिएगा, मुझे ये बताएं महमूद खान अचकज़ई या बाकी सारी जमातें, अगर ये 3 जमातें इनके साथ फ्रंट पे खेल रही है ना, एएनपी वालों ने क्या कह दिया है, सिर्फ कौन है? आपको क्या बताना है? आपको तो परवेज संदेला साहब बताएंगे। आप जरा अलाउ करें, काफी लंबी आपने बात कर ली है। परवेज संदेला साहब, ये आपकी परफॉर्मेंस जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जवाब दें। आज़ाद सिद्दीक साहब को जवाब दें, इनको अपने साथ शामिल करें, इनको समझाएं, इनसे बात करें। अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है। बताऊं आपको, समझाता उसको है जो पार्लियामेंट स्टाइल में समझना चाह रहा है। ठीक है, यानी इनके पास ठीक है, यानी हुकूमत पॉइंट ऑफ व्यू लेने तो देना। नहीं, सुने ना, जी जी, महमूद अचकज़ई को तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का दे दिया ना, उनको मैंडेट दिया, जाए जाकर गुफ्तगू करे। ये रोका है इनको गुफ्तगू करने के, उनसे जाए जाकर गुफ्तगू करे। मैं यही पूछ रही हूं, जाए, रोका किसी ने इनको? ठीक है। जी जी, आपको किसने रोका? परवेज साहब बताइए, आवाज खोलें परवेज साहब की। अचकज़ई साहब से जब हुकूमती सतह पर या हुकूमती मामलात पे बात हुई तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि यार जो इमरान खान है वो अनसीरियस बंदा है, सुबह कुछ कहता है शाम कुछ कहता है, तो उसके चक्कर में मैं अपनी इज्जत नहीं गवा सकता कि आप लोगों से जो मैं बात करके जाऊंगा इमरान खान आगे से नई स्टोरी सुना देगी। तो वो तो बहुत पहले बता चुके हैं। बाकी डेफिनेट वो इस वक्त उनके साथ चल रहे हैं। अब जाहिर है वो हुकूमत के साथ नहीं है तो अपोजिशन में है, तो वो बता चुके हुए हैं। दूसरी बात ये उन्होंने की है कि जनरल क़य्यूम साहब जो हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ के कहीं। देखें, मुझे एक बात बताएं, वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका पूरी दुनिया में एक नाम है, हजारों साल उसकी तारीख है। क्या वो एक ऐसे बंदे को अपना चांसलर मुंतखब करेंगे जो किसी दूसरे मुल्क की जेल में कुछ चोरी के मुकदमात में, कुछ तोशा खाना है, कुछ 180 बिलियन का एक फ्रॉड केसों में बंद है, वो उसको मुंतखब करेंगे? कौन? जो लोग वहां से पढ़ कर गए हुए हैं, जो लोग वहां पर मुलाजमत थे वो ऑक्सफोर्ड में। और वो लोग, ये देखें, ये एक ना जो गोल्डस्मिथ वाली एक पूरी सीरियल है ना, उसके तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है कि अगर इस किस्म की कोशिश कर दी जाए और इमरान खान साहब मुंतखब करवा लिए जाएं तो फिर जाहिर है उनको कुछ रिलीफ मिलेगा कि उन्होंने ट्रैवल करना है, उन्होंने एज अ चांसलर उसकी जो बहुत सारी मीटिंग है उसमें शिरकत करनी है। तो ये वहां से चल रही है। और मैं बताऊं इन्होंने किया क्या, लॉबिंग तो ये कर रहे हैं। इससे पहले वहां पर वोटिंग होती थी, इस दफा पहली दफा अरबों रुपया लगाकर वहां पर वोटिंग जो है वो ऑनलाइन करा दी गई है ताकि ऑनलाइन वोटिंग के जरिए इमरान खान साहब को मुंतखब कराया जाए। लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील तुलबा ने और मुलाजमीन ने इमरान खान को मुंतखब कर दिया तो फिर अल्लाह ही हाफिज है उस ऑक्सफोर्ड का। फिर उसका नाम भी जो है ना वो बस, फिर मैं अब क्या कहूं कि किस तरह उसका नाम लिया जाएगा। और जहां तक बात करने की, इनसे बात करने की, हम तो अचकज़ई साहब भी बात करना चाहते हैं, इमरान खान साहब से कब से बात नहीं करना चाह रहे। हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब पर कितनी तनकीद हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा है आए बैठे हमारे साथ बात करें और इन मामलात को लेके चलें, इस मुश्किल वक्त से मुल्क को निकालें। लेकिन कौन बात करेगा इनकी तरफ से? किसको बात करवानी है? जहां तक जलसे की आप बात करती हैं, देखें, जलसा अगर होना होता तो जलसा 3 दिन पहले स्टेज लगना शुरू हो जाता है, 2 दिन पहले कुर्सियां आनी शुरू। क्या आपको उस जगह पे कोई ऐसी चीज नजर आई है सिवाय कुछ बच्चों के ट्रेवल करते हुए फोटोग्राफ्स के अलावा? देखिए, स्वाबी में जलसा हुआ था तो 3 दिन पहले क्या स्टेज नहीं लग गया था वहां पे? यहाँ पे कौन सा स्टेज लगा? जलसा होना ही नहीं था। ये एक सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था, एक बहुत बड़ा अपने वर्करों को सिर्फ गर्म रखने के लिए सरगर्म फेस सेविंग थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आप मुझे ये बताएं ना कि क्या आपको वहां पर कोई ऐसे तासुरात जलसा कैंसिल हो गया लेकिन जलसे के सारे इंतजाम तो पूरे होने चाहिए थे। कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है, अगला जलसा फिर आया खड़ा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। बैरिस्टर साहब, ये मसला कैसे हल होगा? अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता किया और फिर हमने आगे बानी पीटीआई से रब्ता किया। हुकूमत ये कह रही है, अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, हुकूमत ने इनसे रब्ता किया। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? ये फैसला कैसे होगा? देखिए, फैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हुकूमत ने कहा है, लेकिन वो हुकूमत का भी हुक्म जो है या मशवरा इस्टेब्लिशमेंट का करके समझते हैं तो फिर आप समझ लें कि वो किसकी सुनते हैं और किसकी मानना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि बानी पीटीआई को ये कहा जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट के ऑर्डर हैं तो मान लिया जाएगा, और अगर हुकूमत के कहेंगे तो नहीं माना जाएगा। तो ये तो वो अपने काम को चलाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क में लाई गई है और जितनी तकसीम दर तकसीम आज मुल्क के अंदर जुडिशल पोलराइजेशन है, मुल्क को आपके पहली दफ़ा फ़ौज के इदारे को तोड़ने की कोशिश की गई है, क्या ऐसे चीफ का कोर्ट मार्शल करना अब ज़रूरत बन गई है। तो जिस हद तक हम पहुँच चुके हैं
आपका, तो मैं समझता हूँ कि होशमंदी की तरफ जाना चाहिए। इतना कोई हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, इतने हम लोग ये लल्ले तलल्ले और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ये मुल्क। इसकी एक फ्रेजाइल इकॉनमी है, लोग इस वक्त तंग आए बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह करके वो मौसम के अच्छे होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि बिजली का बिल देना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से पहाड़ सर करने के बराबर है। उसके बाद लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग पाकिस्तान की मुआशी तरक्की चाहते हैं। देखिए ना, सी पैक के मुखालिफ कौन है या कौन नहीं है, सी पैक कौन लेके आया, अभी खुद मान लिया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब का रोल है, उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट ने उसे आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट है जिसने उस पर काम बंद किया। ये जो हमें कहते हैं कि हम जी अमेरिका के साथ बड़े ज़बरदस्त उसे एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे जी अमेरिका को, सबने देखा ट्रंप के साथ जो आपने जाके मुलाकात की, और उसके बाद कश्मीर के बारे में जो एब्सोल्युटली नॉट हुआ है और जो कश्मीर के हकूक छीने गए हैं और मोदी को आपने फैसिलिटेट किया है, वो दुनिया जानती है। तो इसलिए ये बातें ना करें। बाकी जो आपने मौजू ये बात की कि अब बड़ा ही बुरा वक्त होगा कि ऑक्सफोर्ड में कोई ऐसा चांसलर होगा जो 3rd डिवीजन ग्रेजुएट है, तो ये ऑक्सफोर्ड के माठे हालात कब होने जा रहे हैं मैं नहीं समझता। हर शहर को इस तरह नहीं देखते, हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, हम जानते हैं क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये जो आजकल सरमायाकारी हो रही है, पैसे लग रहे हैं, ये सबको पता है। यहाँ से पैसा समेट समाट के जुल्फी बुखारी जैसों के ज़रिए बाहर गया है, लॉबिंग हो रही है, और उधर तो अकाउंट इतने तगड़े लोगों के हैं कि उधर खरबों रुपया भी जमा करवा लें तो कोई पूछने वाला नहीं है। रिश्तेदारी ऐसी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारा पाकिस्तान के बाहर कोई है ही नहीं असासा, औलाद से बड़ा असासा कोई नहीं होता। और जिसकी सारी औलाद ही बाहर हो और बाहर इतने इतने अकाउंट रखती हो, इख्तियारात रखती हो, तो वो क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि किसी को बुद्धू बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझ सारे लोग जानते हैं कौन क्या कर रहा है। इसलिए खुदा के लिए अब लोग, मैं तो आखिर पे ये कहूँगा, लोग तंग आ गए हैं। ये जितनी पुराने हमारे पॉलिटिशियन हैं अबव 70, कोई भी हो, अब लोग उन्हें आखिरी मौका ये है कि ये बैठ के होशमंदी से काम करके बैठ के कोई हल निकाल लें। अगर ये हल नहीं निकाल सकते तो मुल्क की जान छोड़ें, मुल्क को अब मजीद नफरतों में ना धकेलें। 63% यहाँ पे नौजवान है, उसे ऊपर आने देंगे। अब ये बस करें पाकिस्तान के अंदर ये जो तमाशा, मुझे ये हो गया, मुझे ये नहीं किया, मुझे उसने ये किया, एक दूसरे का साथ आपकी दुश्मनी में कौम के फ्यूचर को मुकय्यद नहीं किया जा सकता। ये है इस वक्त असल इशू। और अगर आप इधर आगे आप अपने कोई शख्स अपने रुतबे का ख्याल ना रखे, अपनी शख्सियत का ख्याल ना रखे, अपनी तालीम का ख्याल ना रखे और अपनी जुबान का ख्याल ना रखे, तो ये ख्याल करना चाहिए। इज्जत दो तरफा होती है, इज्जत करवाई जाती है। ये नहीं होता कि आपको इज्जत बगैर इज्जत किए मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचें। आज के लिए इतना ही। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे कल मुलाकात करें।